हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ये हमारे पास क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है और इससे पहले आप लोग जो चैप्टर कवर करते हैं उसका नाम होता है इंटरनल बिजनेस। अब मुझे लगता है कि इंटरनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस नाम से क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि इंटरनल बिजनेस वो नेशनल बिजनेस होता है, वो कंट्री की डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होता है। बायर और सेलर भी कंट्री के अंदर का होता है, कंट्री की करेंसी भी वही यूज होती है जो कंट्री की होती है। जबकि इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो ये कंट्री के बाहर होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ होता है। इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आओ जरा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ने से पहले दोबारा से बताया गया है जसकरत कि नेशनल बिजनेस किसे बोला जाता है। नेशनल बिजनेस का मतलब होता है दैट इज डोमेस्टिक बिजनेस, जो कंट्री के अंदर होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इज नोन एज द डोमेस्टिक बिजनेस। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसको होम ट्रेड क्यों बोला, बट सॉरी, इस चैप्टर का नाम डोमेस्टिक बिजनेस या इंटरनल बिजनेस नहीं है। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, और इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है बियॉन्ड द कंट्रीज बाउंड्री। So trading beyond the boundaries of a own country is known as international business. It is also known as external business बच्चे। इसी को और क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल बिजनेस। तो बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन, जैसे इंडिया इन्वॉल्व है इंटरनेशनल बिजनेस में तो इंडिया के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि इंडिया का फर्स्ट बेनिफिट होगा कि इंडिया भर भर कर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा अगर इंडिया इन्वॉल्व होगा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। कुणाल सर, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी अपने पास रखता है आरबीआई। जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास होगी उतनी हमारी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस और अच्छी होगी। इसका मतलब इंडिया अगर इन्वॉल्व है इंटरनेशनल बिजनेस में तो इंडिया क्या अर्न करेगा? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। अगर इंडिया इन्वॉल्व है इंटरनेशनल बिजनेस में तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा। ऑटोमेटिकली फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आएंगे, मशीन मेड प्रोडक्ट होंगे, कम प्राइस होगा, मॉडर्न प्रोडक्ट्स होंगे। जब लोग सारे वही प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इंडिया के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर नेशन। थर्ड बेनिफिट सर, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास जो ज्यादा होगा, इंडिया के पास जो ज्यादा होगा वो एक्सपोर्ट करेगा, और जो उनके पास ज्यादा होगा वो हम इंपोर्ट करवाएंगे। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में यूटिलाइज होंगे, जिसको बोलते हैं मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अगर इंडिया के अंदर लोग, अगर इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ेगी तो हमें प्रोडक्शन और ज्यादा करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। दैट मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द नेशन। मैं आप लोगों को याद रखना, आपको मैं करवा रहा हूं इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं कंट्री को बेनिफिट जी। नेक्स्ट मेरे पास आता है इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट बिजनेस को क्या होते हैं। समझ रहे हो ना? पहले क्वेश्चन स्टार्ट ही इसी से होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन बता दो, फिर इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से कंट्री को क्या फायदे होते हैं ये बता दो, फिर इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से बिजनेस जो इन्वॉल्व है इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनके क्या फायदे होते हैं। जैसे कि पहला फायदा है प्रोस्पेक्ट टू दी हायर प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, मैं जब इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होऊंगा तो मेरा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। आओ आपको एक बार रीड भी करा देता हूं। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन द डोमेस्टिक। व्हेन डोमेस्टिक प्राइस आर लोअर, बिजनेस फर्म्स कैन अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट आउटसाइड द कंट्री। अगर तुझे लगता है कि जो तू प्रोडक्ट बेच रहा है अपनी कंट्री के अंदर उसका प्राइस कम है तो एक काम करना, कंट्री के बाहर बेच दे। सेकेंड, प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्रोथ। नाउ फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर द मार्केट इज नॉट ओनली इन इंडिया, अब पूरा ग्लोबल मार्केट है भाई। और जब ग्लोबल मार्केट होती है ना तो राइज और ग्रोथ करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं यार बिजनेस के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, बिजनेस फर्म्स फाइंड इट क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग जब कभी भी डिमांड उनके प्रोडक्ट्स की इंडिया के अंदर फॉल हो जाती है। तो फ्रस्ट्रेट मत हो मेरे भाई, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने प्रोडक्ट को बाहर भेज दे। इंटरनेशनल बिजनेस। इंप्रूव बिजनेस विजन। मैं अगर विकासपुरी में रहता हूं, दिल्ली के अंदर रहता हूं, दिल्ली के लोगों से डील करता हूं, मेरा विजन भी यहीं आसपास ही होगा। अगर मैं ग्लोबली डील करता हूं तो मेरा विजन और ब्रॉड हो जाएगा। तो अगर बिजनेस का विजन को इंप्रूव करना है तो बिजनेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। The growth of international business of many companies is essentially a part of their business policy. Way out to the intense competition in domestic market. If you think कि आपके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत टफ है तो बाहर निकलना, फिर बाहर जाके बेच ले। यही तो फायदे बता रहा हूं। इंटरनेशनल बिजनेस के फायदे एक बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के फायदे एक नेशन के लिए बच्चों। ये तो बात होगी मेरी इंटरनेशनल बिजनेस के बेनिफिट्स की।
अब इंटरनेशनल बिजनेस में होता क्या है सर? इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। क्या कुणाल सर आप मुझे बता दोगे कि एक्सपोर्ट में क्या क्या होता है? इसका मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसीजर, कि अगर आप लोगों ने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप मेरे पास है रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग ऑफ कोटेशन, रिसीट ऑफ ऑर्डर, assessing the importer's credit worthiness, obtaining export licensing, obtaining pre-shipment finance, प्रोडक्शन कर दूंगा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किए उसको चेक करना पड़ेगा कि वो क्वालिटी है या नहीं, एक्साइज ड्यूटी पे करूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लूंगा, शिपिंग स्पेस रिजर्व कराऊंगा, पैकेजिंग एंड फॉरवर्ड कर दूंगा, गुड्स को इंश्योरेंस कराऊंगा, कस्टम क्लियरेंस, मेट रिसीट लूंगा, फ्राइट और इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस एंड सिक्योरिंग पेमेंट्स। ये मेरे पास सारे स्टेप्स आते हैं बच्चे एक एक्सपोर्ट प्रोसीजर के, जिससे मेरा फर्स्ट स्टेप है रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग ऑफ कोटेशन। नाम से पता लग रहा होगा, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं तो सबसे पहले मेरे पास इंक्वायरी आई होगी और फिर इस इंक्वायरी के बेसिस पे मैंने कोटेशन सेंड करी होगी, जिसको बोलते हैं रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग ऑफ कोटेशन। एन एक्सपोर्टर रिसीव्स एन इंक्वायरी फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर एंड सीकिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर एक्सपोर्टर सेंड करता है बच्चे कोटेशन इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस। याद रखना, इनवॉइस अलग होता है, परफॉर्मा इनवॉइस अलग होता है, जिसमें बताते हैं कि मैं गुड ऐसी क्वालिटी का इतने क्वांटिटी को बेचूंगा। तो रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग ऑफ कोटेशन, ठीक है, जैसे मैंने कोटेशन भेजी इंपोर्टर को, इंपोर्टर ने मुझे ऑर्डर भेजा, मेरे पास ऑर्डर आ गया, जिसको बोलते हैं इंडेंट। सो इफ द बायर इज सेटिस्फाइड, जो मैंने उसको भेजा था ना दिस कोटेशन, अगर उस कोटेशन से वो सेटिस्फाइड है, इफ द बायर इज सेटिस्फाइड विद द एक्सपोर्ट प्राइस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन, ही प्लेसेस द ऑर्डर और इंडेंट फॉर द गुड्स। द इंडेंट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ऑर्डर, प्राइस और टू बी पेड, डिलीवरी टर्म्स एंड पैकेजिंग। तो फिर मेरे पास अब आ गया ऑर्डर। अब जब मेरे पास ऑर्डर आ गया तो मैं चेक करूंगा कि भाई जिसने मुझे ऑर्डर दिया है इंपोर्टर ने, क्या उसकी उतनी क्रेडिट वर्दीनेस है भी या नहीं है, क्या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है भी, क्या सिर्फ ऐसे ऑर्डर कर दिया और मैं बेवकूफ की तरह अपना खुश हो जाऊं कि मेरे पास ऑर्डर आ गया, अपना सारा ध्यान, अपने सारे रिसोर्स इसी चीज में लगा दूं। तो मैं इंपोर्टर को बोलूंगा तेरा मैंने ऑर्डर तो रिसीव कर लिया है, एक काम कर अपने बैंक के पास जा और एक क्रेडिट वर्दीनेस सर्टिफिकेट कि तेरी आखिर क्रेडिट वर्दीनेस है कितनी, ये मुझे बता दे जरा। इसका नाम है असेसिंग द इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। और जब बैंक ने लिख के दे दिया कि हाँ इस इंपोर्टर की इतनी क्रेडिट वर्दीनेस है, दैट मींस बैंक गारंटी दे रहा है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। समझ आ गई होगी मेरी बात जी। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस। मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे गुड्स को एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक व्हेन द एक्सपोर्टर इज एश्योर्ड अबाउट द पेमेंट्स, इनिशिएट द स्टेप्स लीडिंग टू द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज। इन इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड इज टू बी सब्जेक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ कस्टम लॉस। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस, फर्स्ट बैंक अकाउंट ओपन कराओ किसी बैंक अकाउंट में, किसी बैंक में जो, और वो बैंक आरबीआई से ऑथोराइज होना चाहिए। ऑब्टेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फॉरेन ट्रेड, DGFT। फिर अपने आप को रजिस्टर करो किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। उसके बाद टू गेट रजिस्टर्ड विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन टू सेफगार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अपने आप को इस ECGC में भी रजिस्टर करवा दो कि बाई चांस अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता तो ये ECGC ऐसी कॉर्पोरेशन है, अपने आप लड़ पीट के अपना पैसा आपको लाके देगी जी। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस। स्टूडेंट्स, ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस, जब कभी भी बात करते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस के बारे में, मैं इंपोर्टर को बोलता हूं भाई मैं तेरे लिए गुड्स तो बना के भेज रहा हूं बट कुछ पैसे पहले थोड़ा सा दे दे यार, तभी तो बना पाऊंगा गुड्स, उससे पहले कैसे गुड्स बना दूंगा। सो आफ्टर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस, द एक्सपोर्टर अप्रोच हिज बैंकर फॉर ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस टू अंडरटेक द एक्सपोर्ट प्रोमोशन। नेक्स्ट कुणाल सर, ठीक है पैसा मेरे को थोड़ा बहुत आ गया, अब उस पैसे से मैं स्टार्ट कर दूंगा प्रोडक्शन जी। अब जब उस पैसे से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा, आपको पता है प्रोडक्शन का मतलब होता है व्हेन वी यूज इनपुट टू गेट आउटपुट। अब गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब गुड्स प्रोड्यूस होने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले मुझे अपने गुड्स की क्वालिटी को चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता है कि जिस कंट्री में अपने गुड्स को मैं भेज रहा हूं उस कंट्री में क्वालिटी कुछ और मांगते हो, क्या पता है ये गुड्स उस कंट्री के अंदर बैन हो, तो मुझे अपने गुड्स की इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। Several steps have been initiated by the government of India to ensure that only the quality products are exported from the country. For example, the government passed the Export Quality Control Inspection Act है हमारी कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं आपको पहले उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन देनी है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्साइज क्लियरेंस। अगर मैंने ये गुड बनाया है तो इस गुड को बनाने के लिए मैंने इनपुट लगाया होगा, इनपुट लगाने को बोलते हैं रॉ मटेरियल लगाना।
तो जो मैंने रॉ मटेरियल लगाया है तो रॉ मटेरियल मैंने मार्केट से खरीदा होगा, और अगर मैंने मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा है तो उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा, तो दिखा ना, दिखा। उसे वो कहते हैं एक्साइज क्लियरेंस जी, उसे वो कहते हैं एक्साइज सर्टिफिकेट मिलता है जी कि हाँ ये मैंने गुड बनाया था, और इस गुड को बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल मार्केट से लिया है उसके ऊपर टैक्स पे भी किया है, उसको एक्साइज क्लियरेंस कहते हैं जी। According to the Central Excise Tariff Act, excise duty is to be paid on the manufacturing goods. For this purpose, exporter applies to the concerned excise commissioner with an invoice. कि ये देखो जी, ये मैंने खरीदा है. If the excise commissioner is satisfied, he issues a excise clearance. In many cases, government exempts excise duty. बहुत सारी चीजों में government excise duty exempt कर देती है या फिर रिफंड कर देती है. वो चीजें क्या है हमने कैच करना जान के यार. नेक्स्ट मेरे पास आता है जी obtaining the certificate of origin. इंपोर्टर का मेरे पास कॉल आया, कहता भाई साहब आप अपने इंडिया से गुड भेज रहे हो? मैंने हाँ भेज रहा हूँ, गुड बन भी चुके हैं। कह रहे एक बार प्लीज ना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी रेडी कर लेना। मैंने ये क्या होता है? कह रहा वो प्रूफ होगा कि ये गुड इंडिया में ही बने और इंडिया से ही आए हैं। मैंने कैसे, तू क्या करेगा उसका? कह रहा मेरे पास ये प्रूफ रहेगा तो मेरी गवर्नमेंट जब आप ये गुड्स मेरी कंट्री में आएंगे तो मुझे कुछ कंसेशन देगी। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सम importing countries provide tariff concession or other exemptions to the goods coming from a particular country. To obtain such benefits, जो importer है may ask the exporter to send a certificate of origin. Next, reservation of shipping space. जो goods हैं मुझे अब भेजने हैं शिप के थ्रू, तो पहले मुझे उस शिप में उस स्पेस को रिजर्व करवाना पड़ेगा। The exporting firm applies to the shipping company for the provision of shipping space. It has to provide information regarding the goods, कौन से जा रहे हैं, कौन सी डेट पे गुड्स जाएंगे, कहां गुड्स जाएंगे। शिपिंग कंपनी इशू करेगी शिपिंग ऑर्डर आफ्टर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ शिपिंग। जो मैंने अप्लाई करा था शिपिंग स्पेस के लिए, तो शिपिंग कंपनी जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो शिपिंग ऑर्डर देगी मुझे। अ शिपिंग ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप कि हाँ भाई कैप्टन ले ले गुड, कस्टम क्लियरेंस चेक कर लियो और गुड ले लियो। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। मैं अपने गुड को पैक करूंगा और फॉरवर्ड कर दूंगा जी। द गुड्स आर प्रॉपर्ली पैक्ड एंड मार्क्ड विद द नेसेसरी डिटेल्स, जिसमें सब कुछ लिखा होगा, नेम, एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, वेट कितना है, किस कंट्री में जा रहा है। आफ्टर दिस एक्सपोर्टर अरेंज ट्रांसपोर्टेशन गुड्स टू दी पोर्ट। अब पोर्ट के थ्रू, रेलवे के थ्रू भी जा सकता है, डायरेक्टली भी जा सकता है। गुड्स जा रहा है बच्चों, कुछ हो तो ना जाए, क्योंकि गुड्स इंपोर्टर के पास पहुंचेगा तब उसको वो टाइटल ऑफ गुड उसके हाथ में आएगा। उससे पहले तो गुड्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की है। तो एक्सपोर्टर क्या करता है, उस गुड्स की इंश्योरेंस करवा देता है। इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द गुड्स अगेंस्ट द रिस्क और लॉस, डैमेज टू द पेरिल्स ऑफ द सी, द एक्सपोर्टर गेट्स द गुड्स इंश्योर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। उस गुड्स को क्या करवा लेते हैं जी हम लोग, इंश्योर्ड। नेक्स्ट हमें क्या देनी पड़ती है, कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स? द गुड्स मस्ट बी क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम बिफोर दे कैन लोडेड ऑन द शिप। फॉर दिस पर्पस एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है शिपिंग बिल, सबमिट करता है 5 कॉपी शिपिंग बिल के साथ विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रीवियस स्टेप्स में लिए हैं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, आपका कमर्शियल इनवॉइस भेजा था, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्रेडिट वर्दिनेस आई थी, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होगी, इंश्योरेंस करवाई थी। जो चीजें आपने पिछले भी स्टेप्स में करी थी, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के साथ आपको कमिश्नर को भेजना पड़ेगा कस्टम क्लियरेंस के लिए। अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोर्ट इज अप्रोच फॉर ऑब्टेनिंग द कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर किसे कहते हैं कुणाल सर? इज द इंस्ट्रक्शन टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट। याद रखना, ऐसे वर्ड आ जाते हैं, टू द स्टाफ एट द गेट ऑफ द पोर्ट टू परमिट द एंट्री ऑफ कार्गो इनटू डॉक। The exporter appoints a clearance and forwarding agent for the completion of the formalities. Next sir, obtaining the mate's receipt after the goods have been loaded on the board. जब ये गुड बोर्ड पर बैठ चले जाते हैं, the captain of the ship issues the mate receipt to the port superintendent, जो कि mate receipt प्रूफ होता है कि हाँ अब ये गुड हमारे हवाले हैं, अब ये गुड शिप में हैं। The receipt contains information regarding किस वेसल में गुड है, किस पैकेट के अंदर है, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, कंडीशन ऑफ कार्गो क्या है एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑन द बोर्ड एक्सेट्रा। द पोर्ट सुपरिटेंडेंट हैंड्स ओवर द मेड रिसीट टू द क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। कुणाल सर, नेक्स्ट पेमेंट ऑफ फ्राइट एंड इंश्योरेंस ऑफ लेडिंग, वो कर दो आप, एंड प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। फाइनल डॉक्यूमेंट्स जिसे हम लोग बोलते हैं जी। The exporter prepares an invoice for the dispatched goods. The invoice contains information regarding the quality, quantity of goods and the amount to be paid.
नेक्स्ट सिक्योरिंग पेमेंट सर, सिक्योरिंग पेमेंट का मतलब होता है ये पेमेंट मुझे मिल जाएगी ना, सब कुछ जो मैंने खर्चा करे हैं, अब तो गुड्स भी जा चुके हैं। आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स चले गए, इंपोर्टर इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द शिपमेंट, हाँ भाई तेरे गुड्स निकल चुके हैं यहां से, एंड नीड्स ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, तुझे जो चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि तेरे को गुड मिलेंगे नहीं वहां से, तुझे अगर गुड्स चाहिए तो देखो मैं कॉपी भेज रहा हूं, कॉपी किस चीज की, इनवॉइस की, बिल ऑफ लेडिंग की, इंश्योरेंस पॉलिसी की, सर्टिफिकेट ओरिजिन की, लेटर ऑफ क्रेडिट की, सेंड टू द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंक, उसके बैंक के थ्रू जाएगा, क्योंकि बैंक ने गारंटी ली थी कि ये अगर पैसा नहीं देगा तो तू देगा, तो जब सारे डॉक्यूमेंट्स मैं उसके बैंक को दे दूंगा तो बैंक पक्का मुझे पेमेंट देगा, जब मुझे पेमेंट मिलनी है, इसको कहते हैं सिक्योरिंग पेमेंट जी। सारे डॉक्यूमेंट्स रिटायर कर दिए और सारे डॉक्यूमेंट रिटायर करने के बाद बैंक मुझे, उसका बैंक मुझे पेमेंट जरूर देगा जी, इसे कहते हैं सिक्योरिंग पेमेंट। ये मेरे पास स्टेप्स हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर के जी। इस चैप्टर के अंदर प्रोसीजर्स ना आए तो फिर क्या ही आएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास स्टार्ट हो जाता है बच्चों, दैट इज लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे डॉक्यूमेंट्स? आपके लिए इंडेंट था, ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, शिपिंग ऑर्डर जिसके अंदर सब गुड्स की डिटेल लिखी होती है, शिपिंग बिल की परमिशन है डॉक तक गुड पहुंचा दो जी, गारंटी भी होती है, मेड रिसीट, रिसीट इज इशूड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग। अब हमारे पास आ जाता है बच्चे इंपोर्ट प्रोसीजर। जब हम लोगों को अपने गुड्स को इंपोर्ट करवाना होगा, अब आपने एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अब आपने इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है जी। एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहे मेरे पास इंपोर्टर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट है स्टेप नंबर 1 ट्रेड इंक्वायरी सर। स्टेप नंबर 2 सर लाइसेंस ले लो इंपोर्ट करवाने के लिए। अब अगर आप गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हो सर तो आप लोगों को उन कंट्री की करेंसी चाहिए जिसको बोलते हो ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। सर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करो सर। सर लेटर ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस, सर एक्सपोर्टर मांग रहा है, मुझे अपने बैंक को बोलना पड़ेगा मेरी क्रेडिट वर्दिनेस दे। सर पैसा अरेंज करना है सर, प्री शिपमेंट एडवांस सर, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, रिटायरमेंट सर, सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आ चुके हैं, गुड्स आ गए, कस्टम क्लियर करके गुड्स ले लो सर। ये रहा सर मेरे पास फर्स्ट स्टेप ट्रेड इंक्वायरी। किसने करी होगी ट्रेड इंक्वायरी बच्चों? ऑब्वियस ही बात है इंपोर्टर ने। ये इंपोर्टर का पहला स्टेप है जी। इंपोर्टर ने करी क्या है सर? इंपोर्टर ने कुणाल सर ट्रेड इंक्वायरी करी है सर। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन इंपोर्टिंग गुड इज टू गैदर द information about the countries and the firm which export the products required by the importer. Such information can be gathered from trade directories से। बहुत सारे डायरेक्टरीज होती हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, ट्रेडर्स के एक्सपोर्टर के नंबर मिल जाते हैं। तो मैं इंक्वायरी भेज रहा हूं, अब मैं इंपोर्टर हुआ, मैं इंक्वायरी भेज रहा हूं एक्सपोर्टर को, मुझे ये गुड्स चाहिए, इतने चाहिए, इस कंट्री में चाहिए, इस प्राइस पे चाहिए, क्या है तुम्हारे पास? नेक्स्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। गुड्स को इंपोर्ट करवाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों के लिए तो इंपोर्ट लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइसेंस एग्जेम्प्टेड है, बट तब भी अगर मैं इंपोर्टर हूं और इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करवा रहा हूं तो मुझे इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। सर्टेन गुड्स कैन बी इंपोर्टेड फ्रीली, बताया ना आपको मैंने, बट कुछ गुड्स के लिए लाइसेंस लेना इंपॉर्टेंट है। द इंपोर्टर कंसल्ट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम पॉलिसी फोर्स टू नो वेदर द गुड्स, जो मैं गुड्स मंगवा रहा हूँ उसके लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए बल्ले बल्ले सीधा मंगवा लेता हूँ, चाहिए तो अप्लाई कर दूंगा यार। इन इंडिया इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी इंपोर्टर टू गेट रजिस्टर्ड विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT। हर एक इंपोर्टर को DGFT के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑब्टेनिंग दी फॉरेन एक्सचेंज। बच्चे अब मैं इंपोर्टर हूं, मुझे फॉरेन कंट्री से गुड्स मंगवाने हैं, तो मुझे पेमेंट उनकी कंट्री करेंसी में करनी पड़ेगी, और उनकी कंट्री करेंसी मेरे लिए स्टूडेंट्स फॉरेन एक्सचेंज होती है जी। तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज को ऑब्टेन करना है, इसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग दी फॉरेन एक्सचेंज। इन केस ऑफ एन import transaction, in case of an import transaction the supplier resides in a foreign country, hence he demand payment in their own currency। तो उनकी करेंसी मेरे लिए क्या है जी? फॉरेन एक्सचेंज। तो मैं जाऊंगा किसी द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ RBI, मैं किसी बैंक के पास जाऊंगा, नहीं तो बहुत सारे एक्सचेंजर खुले हुए हैं, सारे RBI से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज अपने पास RBI रखता है, तो RBI ही रिलीज करेगा पैसा मुझे जो मुझे चाहिए जी। टू obtain such a sanction the importer applies along with the import license, कि ये रहा मेरा लाइसेंस, देखो मैं बाहर से गुड इंपोर्ट करवा रहा हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज दे दो। टू अ बैंक ऑथराइज्ड बाय द RBI टू इशू अ फॉरेन एक्सचेंज। आफ्टर सिक्योराइजिंग द एप्लीकेशन द बैंक सैंक्शंस द नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज। चलो पैसा मेरे पास आ गया, अब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ,
क्योंकि उसने मुझे ना, मैंने उसको जब इंक्वायरी भेजी तो उसने मुझे कोटेशन भेज दी होगी, कोटेशन मैंने देखी, अब मैंने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जी। किसको ऑर्डर प्लेस कर दिया? एक्सपोर्टर को जी। ऑब्टेनिंग का लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे मैंने उसको ऑर्डर दिया कि हाँ इतने गुड्स भेज दे मेरे लिए, वो कहता है मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं, तो पहले लेटर ऑफ क्रेडिट भेज। मैं अपने बैंक के पास गया एज एन इंपोर्टर, मैं अपने बैंक के पास गया, जाके बोला कि जितनी मेरी क्रेडिट वर्दीनेस है आप मुझे लिख के दे दो पेपर के अंदर। व्हेन द पेमेंट टर्म्स आर एग्रीड upon between the importer and the overseas supplier, the importer obtains the letter of credit from its banker, और फॉरवर्ड कर दूंगा वो एक्सपोर्टर को, जाए देख ले मेरी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। अरेंजिंग द फाइनेंस, अब ठीक क्रेडिट वर्दीनेस देखिए, बट पैसा तो मुझे अरेंज करना ही पड़ेगा। सर पहले जो पैसा अरेंज किया था वो तो प्री शिपमेंट था, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए था, बाकी सारा पैसा फाइनल पेमेंट, सारा पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? अरेंज। द इंपोर्टर अरेंज फॉर द फंड्स इन एडवांस टू पे द एक्सपोर्टर। एडवांस में क्यों अरेंज कर रहा हूं? क्या पता गुड्स आ जाए, और गुड्स एक बार पोर्ट पर आ गए ना, हर एक दिन के पैसे लगने फिर, इसलिए मुझे पहले से ही पैसे अरेंज करके रखने पड़ते हैं जी। द रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवांस, द ओवरसीज सप्लायर आफ्टर लोडिंग द गुड्स, जब आपको याद होगा एक्सपोर्टर ने सारे गुड्स अपने शिप पे रखवा दिए थे, शिप निकल गई थी, बाय बाय उसने कर दिया था, तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मुझे, सारे डॉक्यूमेंट भेजे थे कि हाँ भाई ये ले इंपोर्टर, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बैंकर को भेज रहा था वो, है ना, वो देखो उसको कहते शिपिंग एडवाइस। गुड्स ऑन द शिप, डिस्पैच द शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर, तो वो मुझे भेजेगा शिपमेंट एडवाइस। अ शिपमेंट एडवाइस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, उसमें क्या लिखा होगा कि कौन कौन से गुड्स शिप किए हैं, इनवॉइस नंबर क्या है, बिल ऑफ लीडिंग क्या है, शिप का नाम क्या है, डेट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सब कुछ लिखा होगा गुड्स के बारे में जो उसने मुझे भेज दिए हैं जी। रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ये है जो एक्सपोर्टर ने जितने डॉक्यूमेंट्स है एक्सपोर्टर ने मेरे बैंकर को भेजे थे ना, उसको तो मेरा बैंकर पैसे दे देगा, है ना, तो वो डॉक्यूमेंट्स से वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटायर हो गए। रिटायरमेंट का मतलब मेरे बैंक के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, अब मैं अपने बैंक को पैसे दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे देगा, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे डॉक पे जाऊँगा, मुझे मेरे गुड्स मिल जाएंगे, मैं घर चले जाऊँगा। साफ सी बात है भाई, साफ सी बात है जी। आफ्टर शिपिंग द गुड्स द ओवरसीज सप्लायर हैंड्स ओवर द, देख लो हैंड्स ओवर, जो एक्सपोर्टर ने हैंड्स ओवर द वेरियस डॉक्यूमेंट लाइक ये टू द इंपोर्टर। These documents are to be handed over the importers only when the importers accept the bill of exchange drawn by the supplier. जो एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स दिए थे मेरे बैंकर को, वो मुझे भी डायरेक्टली दे सकता है, हाँ, बट मैं साइन कर दूं पहले से ही क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि हाँ मैं तेरे को पेमेंट दूंगा, और पेमेंट तो मिलेगी उसको, क्योंकि मैं पेमेंट दूंगा तो मेरे बैंकर ने तो गारंटी ली हुई है जी, तो मेरे को पेमेंट तो देनी पड़ेगी। अराइवल ऑफ गुड्स, बल्ले बल्ले जी गुड्स आ चुके हैं जी। When the goods arrive in the importer's country, the person in charge of the carrier at a ship informs the officer in charge at the dock or the airport. The person in charge provides the document called Import General Manifest. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है on the basis of which अनलोडिंग, गुड्स की अनलोडिंग होगी जी। उसके बाद मैं जाऊंगा कस्टम क्लियरेंस दूंगा और अपने गुड्स रिलीज करा के अपने घर चले जाऊंगा जी। तो लास्ट आता है मेरे पास कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ द गुड्स। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर है, जिसके अंदर आप लोग 3-4 क्वेश्चन कवर करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन, इंटरनेशनल बिजनेस इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन, इंटरनेशनल बिजनेस इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर। अगर आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चन कर लिए, आप लोगों की फाइनल टर्म्स में 10 to 12 मार्क्स कंफर्म पक्के हैं जी। थैंक यू।